नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डर्म बायोलॉजी का एक सिंपल सा टॉपिक स्टेम सेल निश। बट एग्जाम के हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। स्पेशली अगर हम एडल्ट स्टेम सेल की बात करें तो एडल्ट स्टेम सेल जिस स्थान पर पाए जाते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था दोस्तों, दैट इज रेफर्ड टू एज स्टेम सेल निश। स्टेम सेल का घर, जहां पर वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, जहां पर वो कार्य करते हैं, जहां पर वो कुछ प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे कहते हैं स्टेम सेल निश। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल का निश क्या है, तो एडल्ट्स में तो कौन बताएगा? कोई बता सकता है? व्हाट इज द निश ऑफ एडल्ट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल इन एडल्ट्स? यस, वेरी गुड, बोन मेरो। और फिर आगे आपको प्रांशु सर और विशाल सर दोनों पूछेंगे कि बोन मेरो भी कहां की, एडल्ट्स में कहां की बोन मेरो? वर्टिब्रा की, रिब्स की, फीमर की, बैकबोन की? वो आगे की बात है, अभी हम उस बात पर नहीं आ रहे हैं। और हमेशा बोन मैरो हो कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल का निश डेवलपमेंटल स्टेज के साथ बदलता रहता है। यस, जैसे फीमर, वेरी गुड। अब स्टेम सेल निश वह जगह है जहां पर स्टेम सेल पाए जाते हैं, और वो कहां पाए जाते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका माइक्रो एनवायरमेंट कैसा होगा। तो निश क्या प्रोवाइड करती है? एक माइक्रो एनवायरमेंट। किसकी वजह से? कुछ लोकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की वजह से। जैसे पड़ोस में से कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे पैराक्राइन सिग्नलिंग कहा जाएगा। पड़ोसी डायरेक्टली उसे हाथ मिला रहा है कि चल भाई तू ऐसे सेल में कन्वर्ट हो, या अभी तू डिवाइड ना हो, तो उसे कहा जाएगा जक्स्टाक्राइन। तो लोकल सिग्नलिंग भी हो सकती है और लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी हो सकती है। लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग का मतलब कि ये कोई स्टेम सेल है, इधर बना लेता हूं, ये कोई मान लो स्टेम सेल है, और स्टेम सेल के पास में यहां पर कोई दूसरा सेल है, वह सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है कि तुम्हें क्या कन्वर्ट होना चाहिए, या अपने सेल के ऊपर ही कोई लिगेंड बना रखा है, सेल के ऊपर ही कोई लिगेंड बता रखा है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा लोकल सिग्नलिंग। जहां पर सेल ने स्टेम सेल को कोई सिग्नल को रिलीज किया है, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, या डायरेक्ट लिगेंड है वह इंटरेक्ट कर रहा है। और कुछ दूर के सेल्स, यानी कोई सेल यहां पर है, इस जगह पर कहीं पर कोई सेल है और वह सिग्नल को रिलीज कर रहे हैं, वह कोई सिग्नल को रिलीज कर रहे हैं और ये सिग्नल इस जगह पर जाकर एक्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा दैट वुड बी रेफर्ड टू एस। और बाकी के सेल्स हमारे यहां पर है, तो खूब सारे और सेल हैं, तो ये पूरे समूह को जहां पर ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं इसे कहा जाएगा स्टेम सेल निश। इसे क्या कहा जाएगा? स्टेम सेल निश। स्टेम सेल कौन से हैं? तो स्टेम सेल्स हमारे, जो मैंने यहां पर बीच में 3 सेल बता रखे हैं, बेसिकली वह स्टेम सेल है। ये रहे हमारे स्टेम सेल्स, तो दीज आर स्टेम सेल्स, ये स्टेम सेल्स है। तो स्टेम सेल्स को जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं वह आस पड़ोस से भी मिल सकते हैं और वह दूर से भी मिल सकते हैं, और जो आस पास से मिल रहे हैं वह सिक्रेटरी मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, जिसे पैराक्राइन कहते हैं, और वो डायरेक्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन की वजह से भी मिल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जक्स्ट्राक्राइन कहते हैं। और कुछ संदेश बहुत दूर से भी आ सकते हैं। बहुत दूर सेल है, क्लास की लास्ट लाइन में बैठा है, वो चिल्ला के कह रहा है फर्स्ट लाइन वाले को, कह रहे तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन तरीके की सिग्नलिंग। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि स्टेम सेल निश क्या करता है? एक माइक्रो एनवायरनमेंट बनाता है। उस माइक्रो एनवायरनमेंट में कुछ सिग्नल आस पड़ोस से मिलते हैं, जिसे लोकल सिग्नलिंग कहते हैं, और कुछ सिग्नल है वो दूर से मिलते हैं। ये वाले हमारे दूर वाले सिग्नल ये वाले हो गए, है ना। कुछ सिग्नल कहां से मिलते हैं? लॉन्ग रेंज से मिलते हैं, तो ये लॉन्ग रेंज वाले सिग्नल है, यहां से जो सिग्नल मिल रहा है, जो ये तय करते हैं कि स्टेम सेल को डिवाइड होना है या डिवाइड नहीं होना है। ज्यादातर समय में ये जो सिग्नल्स हैं ये स्टेम सेल को काबू करके रखते हैं, भाई अभी डिवाइड मत हो, ये डिवाइड मत हो, डिवाइड मत हो। जब ये इस जगह से
छिटक कर अलग होते हैं या दूर होते हैं तो फिर वो डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल निश रेगुलेट करता है, स्टेम सेल निश रेगुलेट करता है स्टेम सेल के बिहेवियर को। तो हम यहां पर वापस लिख सकते हैं कि स्टेम सेल निश इट रेगुलेट्स स्टेम सेल बिहेवियर। वो किसको रेगुलेट करता है? स्टेम सेल के बिहेवियर से। स्टेम सेल के बिहेवियर का मतलब क्या? स्टेम सेल डिवाइड करेंगे या वो डिवाइड नहीं करेंगे, क्वोशिएंट स्टेज में बने रहेंगे। जब वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस स्टेज को क्या कहते हैं हम? क्वोशिएंट स्टेज मतलब नॉन डिवाइडिंग। स्टेम सेल तभी डिवाइड करेंगे जब उन्हें प्रॉपर स्टिमुलस मिले। जब तक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको कुछ इस तरीके के संदेश दिए जाते हैं कि भाई तुम डिवाइड मत करो, तुम चुपचाप पड़े रहो। तभी डिवाइड करो जब जरूरत हो। तो स्टेम सेल निश के अंदर मेनली क्या होते हैं कि आस पड़ोस से सिग्नल मिलते हैं, यानी क्या होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म होते हैं कि आस पड़ोस में इंटीग्रीन है, कोलाजन है और कई सारे सेल हैं, आस पड़ोस के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म, जो भी आसपास के एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म है, इस तरीके का कोई सिग्नल मिल रहा है वह रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो रहा है, सिग्नल दूर से आया है वह भी रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड हो रहा है, सिग्नल बहुत दूर से आया है वह भी रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड हो रहा है। यहां पर कोई दूसरा सेल है वह अपने ऊपर कुछ संदेश लेकर आया कि भाई मेरी बात भी सुनो। ये कोई दूसरा सेल है कि कह रहा है मेरी बात भी सुनो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। इधर कोई मान लें कोलाजन नाम का प्रोटीन है और वह भी किसी न किसी तरीके का इसको सिग्नल दे रहा है कि भाई चलो मेरी बात भी मानो। तो पास का कोई सेल है उसने सिग्नल को प्रोड्यूस किया, दूर कोई सेल है उसने कोई सिग्नल को प्रोड्यूस किया, पड़ोस में कोई सेल है उसके ऊपर सिग्नल है, वह उसको, ये जो बीच में सेल बनाया, ये कौन सा सेल है जो बीच में सेल बनाया? वो बनाया हमने स्टेम सेल। तो स्टेम सेल को कई तरीके के बार से, सराउंडिंग से एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म अफेक्ट कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म इफेक्ट करेंगे यानी रिसेप्टर पर बाइंड होंगे। रिसेप्टर पर बाइंड होने पर स्टेम सेल में क्या होगी? सिग्नलिंग। और सिग्नलिंग होने के बाद स्टेम सेल के अंदर क्या होंगे? इंट्रा सेलुलर चेंजेस। सेल के अंदर कुछ बदलाव होंगे और सेल के अंदर बदलाव होंगे, उसके हिसाब से स्टेम सेल का बिहेवियर बदलता जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैं स्टेम सेल हूं जिसको कोई सिग्नल विशाल सर दे रहे हैं, मेरे पास में है पर वहां से बोल रहे हैं सर डिवाइड मत होना। ट्रांसू सर मेरे पास में आ गया और मेरे यहां कंधे पर हाथ रख दिया और कहा सर बिल्कुल डिवाइड मत होना। दूसरे कमरे से सपोज लालजी सर आवाज दे रहे हैं सर डिवाइड मत होना, और मैं जिस सीट पर बैठा हुआ हूं उस सीट के जो हत्ते हैं वह भी मुझे कह रहे हैं कि सर डिवाइड मत होना। ये अलग अलग प्रकार के सिग्नल मुझे मिल रहे हैं जो मेरे अंदर अब कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं, और इससे मैं क्या नतीजा निकालूंगा कि ऐसे प्रोटीन को एक्सप्रेस कराऊंगा जो सेल में डिवीजन ना होने दे। हां बिल्कुल, सेम टाइम पर मोर देन वन सिग्नल रिसीव करता ही है, कर नहीं सकता, करता ही है। सिग्नल्स मल्टीपल आते हैं। और कृष्णा भी कह रहा है कि सर डिवाइड मत होना, तो मैं डिवाइड नहीं होऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स जो मेरे आसपास चीजें हो रही है वह मेरे अंदर कुछ इंट्रा सेलुलर बदलाव लेकर आएगी, और उस बदलाव के हिसाब से
स्टेम सेल का बिहेवियर बदलेगा। बिहेवियर बदलने का मतलब जिससे तय होगा कि वह क्वेश्चन ही रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, या वह डिवाइड करना शुरू करेगा, या वह डिफरेंशिएट वाली लीनिएज में जाएगा। ठीक है। हाँ, संदीप के तो सिग्नल घर से भी आया। ओके, तो बात क्या हुई कि एक्स्ट्रा सेलर मैकेनिज्म्स जो भी उस स्टेम सेल के निश से उसको मिल रहे हैं, वह स्टेम सेल के अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस लेकर आते हैं, और ये इंट्रासेलुलर चेंजेस तय करते हैं कि स्टेम सेल क्वेश्चन स्टेज में रहेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा, और डिवाइड के साथ डिफरेंशिएट भी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, अलग अलग जगहों से भाई ऑब्वियसली सेम सिग्नल ही आएगा ना, ऐसे तो थोड़ी होगा ना कि सब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करेंगे। एक कह रहा है डिवाइड हो जा, दूसरा कह रहा है कि मुझे डिवाइड मत करना, तीसरा करना ही पड़ेगा सर आपको, चौथा कह रहा है मैं कह रहा हूं ना सर मत करना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सेल, या तो ऑर्गेनिज्म को सेल की जरूरत होगी या जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत है तो सभी अलग तरीके का सिग्नल देंगे कि चलो चलो डिवाइड हो, और नहीं होगी तो सभी मना कर रहे होंगे। ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा होगा कि दो जने कह रहे हैं सर करो, दो कह रहे हैं नहीं करो? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि या तो सिनेरियो 1 होगा या सिनेरियो 2 होगा। चलो अभी डायग्राम से मैं और समझाऊंगा, चलो और मैं समझाऊंगा, चिंता। अब ये एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं मैं सब समझाऊंगा, चिंता ही मत करो। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म हो सकते हैं फिजिकल मैकेनिज्म्स। फिजिकल मैकेनिज्म का मतलब कि जहां पर कोई आपको टच कर रहा है, ऐसे पकड़कर सर डिवाइड मत होना, सर डिवाइड मत होना, तो आपको ये डायरेक्टली टच कौन कर सकता है? तो टच कर सकता है अगर सेल ज्यादा, सेल डेंसिटी ज्यादा हो तो क्या हो सकता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन। और अगर दूसरा मैकेनिकल फोर्स किसकी वजह से आ सकता है? सेल के अलावा सेल के चारों तरफ क्या होता है? मैट्रिक्स। तो सेल टू मैट्रिक्स एडिशन। तो फिजिकल मैकेनिज्म जो प्रभावित करते हैं, दीज आर द मैकेनिकल फोर्सेस विच आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन सेल टू सेल एंड सेल टू मैट्रिक्स एडिशन। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन या सेल टू मैट्रिक्स इंटरेक्शन। और ये क्या करते हैं? फिजिकल फोर्सेस अप्लाई करते हैं। टच है ना, जब आगे पढ़ेंगे कैंसर की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है ना, या नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, स्टेम सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, दैट इज रेफर्ड टू एज कॉन्टेक्ट इनिबिशन। पढ़ा है नाम कभी? कॉन्टेक्ट इनिबिशन क्या होता है? कॉन्टेक्ट इनिबिशन स्टेम सेल्स के अंदर। इसका मतलब क्या है? यस, कॉन्टेक्ट इनिबिशन। कॉन्टेक्ट इनिबिशन का मतलब जैसे ही भीड़ भाड़ बढ़ी तो स्टेम सेल ने डिवाइड करना बंद कर दिया। अब यहां पर सिग्नल नहीं है, बस सिर्फ मेरे इधर से किसी का कंधा टकरा रहा है, इधर से कुछ कंधा टकरा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? फिजिकल मैकेनिज्म्स ऑपरेट हो रहे हैं, कोई मैकेनिकल फोर्स ऑपरेट हो रहा है। हाँ, तो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आने पर कुछ मैकेनिकल फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं जो सेल को इस तरीके का अंदर की तरफ संदेश दे रहे हैं कि भाई अब तू डिवाइड मत कर, आगे ही भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो चुकी। और ये एक्सेल मैकेनिज्म कहां से मिल रहा है? तो एक्सेल मैकेनिज्म फ्रॉम स्टेम सेल निश। भूल मत जाना, पढ़ के आ रहे हैं हम। एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स फ्रॉम स्टेम सेल निश। तो या तो स्टेम निश के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, मैट्रिक्स बहुत ज्यादा घना हो, डेंस ज्यादा हो, तो उसकी वजह से फिजिकल या मैकेनिकल फोर्स अप्लाई हो सकता है। दूसरा जो सभी जानते हैं, दैट इज केमिकल रेगुलेशंस। ज्यादातर आस पड़ोस के सेल
जब तक स्टेम सेल निश के अंदर सेल बंधा हुआ है, सेंटर के अंदर है, तो ज्यादातर जो आसपास वाले सेल है वह आस पड़ोस वाले, चाहे पैराक्राइन मैनर से बात करें, जक्स्टाक्राइन मैनर से बात करें, तब तक ये संदेश दे देते हैं डिवाइड मत होना। जैसे हम घर पर होते ना, ज्यादातर जब तक हम घर के अंदर है, जो हमारा निश है, तब तक मम्मी भी कहती है बेटा ऐसा मत करना, पापा भी कहते हैं बेटा ऐसा मत करना, बेटा ध्यान रखना, है ना, बेटा ऐसा कुछ काम मत करना, बेटी ऐसा कुछ काम मत करना। वो लगातार हमें सिग्नलिंग, क्यों कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बोल बोल कर कहते हैं कुछ भी ऐसा मत करना बेटा, कुछ भी वैसा मत करना बेटा, कुछ भी ऐसा मत करना। मतलब वो कैसे सिग्नल प्रोड्यूस करते रहते हैं? क्वेश्चन प्रमोटिंग सिग्नल, जो कि, और कुछ लोग तो फोन पर भी कहते हैं कि देखो ऐसा मत करना, ऐसा करने पर कि XYZ की लड़की ने देखो ऐसा कर दिया, उसके लड़के ने ऐसा कर दिया, बेटा तू तो समझदार है, तू ऐसा मत करना, है ना। तो सिग्नलिंग एंडोक्राइन भी हो सकती है, सिग्नलिंग पैराक्राइन भी हो सकती है, सिग्नल जक्स्ट्राक्राइन मैकेनिज्म भी होती है। और जनरली ये सिग्नल्स क्या करते हैं कि सेल्स को अनकमिटेड स्टेज में बनाए रखते हैं, कमिटमेंट नहीं होने देते गलती से भी, है ना। तो पेरेंट्स कमिट होने ही नहीं देते किसी के प्रति कि नहीं नहीं ऐसा मत करना है, ऐसा मत करना है, वैसा, डर बताते रहते हैं हमेशा। तो जैसे ही स्टेम सेल उस स्टेम सेल निश को छोड़कर चले गए, रंजीत जैसे लोग, कि भाई नहीं अब तो मैं रूम लेकर रहूंगा, बहुत हो गया, अब ये अत्याचार मैं नहीं सहूंगा। हालांकि अत्याचार नहीं हो, हमारे भले के लिए कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, बट लॉस ऑफ एडिशन कि स्टेम सेल निश से छिटक कर वह स्टेम सेल अलग हो गया, थोड़ा सा अलग होते ही अब उसे इट इज नाउ अवे फ्रॉम क्वोशिएंट प्रमोटिंग सिग्नल। अब जो रोक टोक कर रहे थे उस तरीके के सिग्नल से वो थोड़ा सा दूर हो गया, और दूर होते ही वह अब डिवाइड भी कर सकता है और डिफरेंशिएट भी कर सकता है। अब वो कमिटमेंट कर सकता है किसी को भी कि चलो हम शादी करेंगे या हम साथ में रहेंगे, क्योंकि अब वह उस स्टेम सेल निश से छिटक कर अलग हो गया। यानी सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स से बंधा हुआ, जैसे इंटीग्रीन से या कैडेरिन से, जिस किसी से भी बंधा हुआ था वो स्टेम सेल, वहां से छिटक कर अलग हुआ, और अलग होते ही नाउ इट कैन डिवाइड, इट कैन डिफरेंशिएट। हाँ, जो भी है, 1 से 2 बन जाए हम, जो कुछ भी है, चलो हम डिफरेंशिएट हो जाए। मतलब अब वो अनकमिटेड स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब कमिटेड वाली स्टेज में चला जाएगा। अब कमिटमेंट में भी कहां तक जाएगा वो कहानी भी आपको पता है कि स्पेसिफाइड होगा कि डिटरमाइन होगा, वो जाने, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। पर एटलीस्ट वो मल्टीपोटेंट से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, और मल्टीपोटेंट से थोड़ा प्रोजेक्टर सेल वाली कैटेगरी में आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्टर सेल से वह यूनिपोटेंट वाली कैटेगरी में आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, यानी घर पर कार्ड भी आ जाएगा कि चलो शादी ब्याह होने वाला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जनरली ये फिजिकल मैकेनिज्म्स और केमिकल रेगुलेशन के जब तक स्टेम सेल निश के अंदर कैंसर सेल, सॉरी स्टेम सेल है, तब तक इस तरीके के संदेश मिलते रहते हैं कि भाई मत डिवाइड हो, मत डिवाइड हो। पर जैसे ही कुछ सेल्स छिटक कर अलग होते हैं, और छिटक कर कब अलग होते हैं, उसके लिए भी कोई एक सिग्नल होता है, स्टिमुलस होता है। जैसे ही वो मिला, सेल अलग हुआ, अलग होते ही अब वह सेल डिवाइड और प्रोलिफरेट हो सकते हैं। अब जो भी हमने ये बातें कही है कि बाहर से डिफरेंट सिग्नल्स मिले, हमने क्या कहा, बाहर से डिफरेंट सिग्नल्स मिले, बाहर से डिफरेंट सिग्नल मिले, कुछ पैराक्राइन सिग्नलिंग हुई, कुछ इस तरीके से जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग हो गई। ये कोई सेल बी है, वह इसको सिग्नल दे रहा है, ये जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग हो गई। हमने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स हैं, उनसे सिग्नलिंग मिल रही है, उससे कुछ सिग्नलिंग मिल रही है। अब इसकी वजह से सेल में, स्टेम सेल में किस तरीके के बदलाव आएंगे, यहां से कोई सिग्नल 1 मिला, यहां से कोई सिग्नल ट्रांसडक्शन 2 मिला, यहां पर कोई सिग्नल 3 मिला। फाइनली बदलाव तो इसके न्यूक्लियस में करने, बदलाव तो यहां पर कुछ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तय करना है। ये कौन सा सेल है, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल को बाहर से एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स की, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स से
किसी दूसरे सेल से या पैराक्राइन एंडोक्राइन मैनर से कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि इंटरनल चेंजेस लेकर आएंगे। फिजिकल मैकेनिज्म में जक्स्ट्राक्राइन भी होती है, पैराक्राइन भी होती है, एंडोक्राइन भी होती है, सब तरीके की होती है। फिजिकल मैकेनिज्म में तो चलो, फिजिकल मैकेनिज्म में तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेस वाली आती है, मतलब आस पड़ोस वाले सेल जो प्रभाव डाल रहे हैं, है ना, आस पड़ोस वाले सेल या इवन मैट्रिक्स भी उसके ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, मैकेनिकल फोर्स की डाल रहा है। और केमिकल सिग्नलिंग जक्स्ट्राक्राइन भी हो सकती है, पैराक्राइन भी हो सकती है और एंडोक्राइन भी हो सकती है। ओके, है ना, केमिकल के अंदर जक्स्ट्राक्राइन भी हो सकता है, पैराक्राइन भी हो सकता है और एंडोक्राइन भी हो सकता है। और जो फिजिकल मैकेनिज्म है उसके अंदर सिर्फ ऐसा कोई भी चीज जो कि सेल को मैकेनिकली प्रेशराइज कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है। चाहे अब बाहर से फिजिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, बाहर से चाहे केमिकल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, फाइनली बदलाव होने हैं सेल के अंदर, फाइनली बदलाव होने हैं सेल के अंदर। तो सेल के अंदर भी बदलाव किसके अंदर होते हैं? तो सेल के अंदर बदलाव होते हैं एक तो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स में, कि हो सकता है बाहर से सिग्नल मिलने के बाद सेल हो सकता है डिवाइड करे, और डिवाइड करने पर साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या हो सकता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो। यानी कोई स्टेम सेल है सपोज यहां पर, और ये उसका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है, यहां पर कोई साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट क्या होते हैं? या तो कोई एमआरएनए होते हैं या कोई प्रोटीन होते हैं। इसका असिमेट्रिक डिवीजन हुआ। असिमेट्रिक डिवीजन होने का मतलब एक कोई इस तरीके का सेल बना और दूसरा कुछ इस तरीके का सेल बना, तो एक सेल के अंदर ये खूब सारे साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स रह सकते हैं, दूसरे सेल में साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट की संख्या कम हो सकती है। इस तरीके का सिनेरियो आ सकता है। तो एक में साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट नहीं आए, दूसरे में आए, उसकी वजह से जिसमें हो सकता है साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट आए वो अभी भी स्टेम सेल की तरह काम कर सकता है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट नहीं आए उस तरीके के, ये आगे चलकर हो सकता है डिफरेंशिएट हो जाए। और अगर सिमेट्रिकल, ऐसा भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन दो सेल एकदम बराबर साइज के बने बिल्कुल सही ढंग से, तो फिर साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो निर्भर करता है कि बाहर से कैसा सिग्नल है, उसके बेसिस पर साइटोप्लाज्म के अंदर पहले से ही कुछ प्रोटीन्स या एमआरएनए उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अगर सिमेट्रिकल डिवीजन हो तो, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अगर असिमेट्रिकल डिवीजन हो तो। सो डिपेंड्स ऑन मेनली ऑन डिवीजन, कि डिवीजन यहां पर जो डिवीजन बताया हमने, इस जगह पर डिवीजन बताया वो बताया हमने असिमेट्रिकल, और यहां पर डिवीजन जो बताया हमने सिमेट्रिकल डिवीजन बताया। दो बराबर सेल बने, दोनों में बराबर साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स भी आ सकते हैं, तो एक में ज्यादा आ सकते हैं, एक में कम आ सकते हैं। दूसरा कि सिग्नल मिलने पर कुछ ट्रांसिएंट फैक्टर वन तरीके का बना, तो वह हो सकता है कि स्टेम सेल्स को क्वोशंट स्टेज में रखे। किस स्टेज में रखे? नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एक्टिवेट हो गया तो हो सकता है, जैसे कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर c-MYC नाम का कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो वो उसको किस स्टेज में ला सकता है? इट कैन कीप इट इन अ प्रोलिफरेटिव स्टेज। सो बाहर से सिग्नल मिलने के बाद स्टेम सेल के अंदर इंट्रासेलुलर किस तरीके के बदलाव आ सकते हैं? तो पहला बदलाव आ सकता है कि उनके साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स या एमआरएनए उनका इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बाहर से सिग्नल मिलने के आधार पर या तो कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो सकते हैं जो ग्रोथ को अरेस्ट कराए, या कुछ ऐसे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो सकते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट कराए।
प्रोलिफरेटिव स्टेज का मतलब डिवाइडिंग स्टेज, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, क्या कराए, डिवीजन। और क्वेश्चन का मतलब हम कह सकते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज, नॉन डिवाइडिंग स्टेट। क्वेश्चन का मतलब क्या है, नॉन डिवाइडिंग स्टेट। ठीक है बेटा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेटर का काम करते हैं तो कुछ इनहिबिटर का काम करते हैं। ठीक है। कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जैसे कोई P53 नाम का कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो बन गया, वो हो सकता है, या रेटिनोब्लास्टोमा नाम का कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब तक एक्सप्रेस हो रहा है तब तक वो क्या करेगा, सेल को अरेस्ट करके रखेगा, प्रोलिफरेट करने से रोकेगा। तो कुछ ट्रांसफर जैसे सीमिक हो गया, फॉस नाम का कोई ट्रांसफर फैक्टर हो गया, जुन तरीके का ट्रांसफर फैक्टर हो गया, इस तरीके के कुछ ट्रांसफर फैक्टर्स हैं, अगर वह एक्टिवेट हो जाते हैं सिग्नल मिलने पर तो सेल को अब प्रोलिफरेट कराते हैं, सेल को, स्टेम सेल को डिवाइड कराने का काम करते हैं। और बाहर से सिग्नल मिलने पर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में तीसरा बदलाव हो सकता है, जो तीसरी चेंज हो सकता है सेल के अंदर, वह है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब, जैसे स्टोन के ऊपर सिग्नल मिलने पर, जैसे कि स्टोन के ऊपर क्या हो गया, स्टोन प्रोटीन के ऊपर एसिटाइलेशन हो गया, या स्टोन प्रोटीन के ऊपर मिथाइलेशन हो गया, या स्टोन प्रोटीन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो गया, स्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। या हो सकता है चेंज स्टोन पर हुआ ही नहीं, चेंज कहां पर हो गया, डीएनए के अंदर हो गया, डीएनए के ऊपर क्या हो गया, मिथाइलेशन हो गया। सो इस प्रकार के चेंजेस को कहते हैं हम एपिजेनेटिक चेंजेस या एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में बदलाव होना, एडेनिन की जगह थाइमिन आ जाए, या साइटोसिन की जगह गुआनिन आ जाए, या गुआनिन की जगह पर एडेनिन आ जाए, यानी ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन, इंसर्शन, डिलीशन, वो सारे जेनेटिक चेंजेस है। डीएनए की सीक्वेंस वही रहे, लेकिन डीएनए मिथाइलेट हो जाए, या स्टोन मिथाइलेट हो जाए, स्टोन एसिटाइलेट हो जाए, स्टोन का फॉस्फोराइलेशन हो जाए, इन प्रकार के बदलाव को कहा जाता है एपिजेनेटिक चेंज, है ना। वापस बता ही रहा हूं प्रतीक। तो इन एपिजेनेटिक चेंज से क्या होगा, स्टोन के ऊपर मिथाइलेशन होने की वजह से, या डीएनए के ऊपर मिथाइलेशन होने की वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से जो डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन है, डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन को क्या कहते हैं हम, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, डीएनए और प्रोटीन की असेंबली, डीएनए और प्रोटीन की असेंबली को क्या कहते हैं हम, क्रोमेटिन। उससे क्रोमेटिन की संरचना में फर्क आता है। पूरे क्रोमेटिन या तो इओक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है, या क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया, यानी क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस कॉम्पैक्ट हो गया, तो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा। और उसका क्रोमेटिन इओक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा खुल गया, तो अब हो सकता है कई सारे जीन एक्सप्रेस कराए जाए, जिससे स्टेम सेल आगे प्रोलिफरेट कर सके। ठीक है। अब इसको मैं वापस रिपीट करता हूं कि बाहर से सिग्नल मिला एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म्स की वजह से, एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म की वजह से सिग्नल किसकी वजह से मिल गया, फिजिकल मैकेनिज्म की वजह से या केमिकल रेगुलेशंस की वजह से। अब चाहे फिजिकल रीजंस की वजह से, चाहे केमिकल रीजन की वजह से, किसी भी वजह से मुझे बाहर से संदेश प्राप्त हुए, तो मेरे अंदर क्या बदलाव आएंगे, मानते हुए कि मैं स्टेम सेल हूं, तो मेरे अंदर क्या बदलाव आएंगे, तो मेरे अंदर सिग्नल के आधार पर जो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है उनका या तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या मेरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं या ग्रोथ को अरेस्ट करके रख सकते हैं। निर्भर करता है कि बाहर से मुझे कैसा सिग्नल मिला। बाहर से सिग्नल मिलने पर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कराया जा सकता है, जिसे एपिजेनेटिक चेंजेस कहा जाता है। और क्रोमेटिन के ऊपर मॉडिफिकेशन होने की वजह से क्या होगा, या तो क्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन कराया जा सकता है या क्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराया जा सकता।
क्रोमेटिन का अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसके लिए क्रोमेटिन खुला हुआ होना चाहिए, उसे इओक्रोमेटिन कहते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वही क्रोमेटिन और ज्यादा कॉम्पैक्ट कंडेंस हो गया जिसकी वजह से उसका ट्रांसक्रिप्शन करना संभव नहीं है, तो ऐसे क्रोमेटिन को क्या कहा जाएगा? हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़े कि स्टेम सेल के अंदर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो तीन तरीके के बदलाव हो सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हो सकता है, ट्रांसिएंट फैक्टर्स कुछ सोए हुए जाग सकते हैं, जागे हुए सो सकते हैं, या कुछ प्रकार के एपिजेनेटिक बदलाव देखे जा सकते हैं। ये तीन चीजें होगी आसपास के माहौल के हिसाब से स्टेम सेल निश से जो डिफरेंट तरीके के सिग्नल मिल रहे हैं उसकी वजह से। चलो आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें यहां पर देखो डायग्राम से बताई गई है, सारी चीजें वापस डायग्राम से बताई गई है। देखो अब ये एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स यहां पर बता रखा है, और एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स की वजह से क्या बढ़ रहा है? मैकेनिकल फोर्स, जिसकी वजह से कोई सिग्नल 1 मिल रहा है। तो ये बात होगी हमारे फिजिकल फैक्टर की, है ना। एक्स्ट्रा सेलर मैकेनिज्म से भी एक मैकेनिकल फोर्स बढ़ रहा है, और मैकेनिकल फोर्स मिलकर अंदर की तरफ मिला सिग्नल 1। दूसरा आपके पास ये देखो कोई दूसरा सिग्नल यहां से मिल रहा है, और वो भी कैसे? जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ये कह रहा है आओ भाई साहब डिवाइड मत होना, ये जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। एक कोई थोड़ा दूर से सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, ये तीसरा तरीके का सिग्नल आ रहा है, थोड़ा दूर से केमिकल सिग्नल आ रहा है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। दूर से आ रहा है कौन सा? पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये भी चौथा एक और कोई न्यूरोट्रांसमीटर और सिग्नल रिलीज कर रहा है, ये चौथा, ये भी पैराक्राइन सिग्नलिंग। और कोई ये तो बहुत दूर से विदेश से ये रिलीज कर यहां पर सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से इसको सिग्नल दे रहा है, इस जगह पर सिग्नल दे रहा है, जिसे कहा जा सकता है हमारे पास एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो क्या हो रहा है? फिजिकल फोर्सेस की वजह से मैकेनिकल प्रेशर पड़ रहा है, उससे सिग्नल मिल रहा है। केमिकल सिग्नलिंग में हमें जक्स्ट्राक्राइन तरीके से भी मिल रहा है, पैराक्राइन तरीके से मिल रहा है, दूर से भी कोई मैसेज आ रहा है। और सिग्नल हमेशा जरूरी नहीं है कि दोस्तों मेम्ब्रेन पर ही आकर बाइंड हो, कई सारे सिग्नल हैं वह सेल के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। अगर वह नॉन पोलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो, वह सेल के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर बाइंड हो रहे हैं या साइटोसोलिक रिसेप्टर बाइंड हो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? तो अब सेल के अंदर बदलाव होंगे। सेल के अंदर बदलाव तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो हम कह रहे हैं कि इनमें जो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है उनका क्या हो सकता है? असिमेट्रिक लोकेलाइजेशन। असिमेट्रिक लोकेलाइजेशन मतलब एक तरफ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ कम हो जाए, फिर डिवीजन होगा तो एक सेल में आ जाएंगे, दूसरे सेल में वह नहीं आएंगे। या क्या हो सकता है? कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अंदर घुस सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? डीएनए के ऊपर क्या हो सकता है? एपिजेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी एक्सप्रेशन को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। समझ में आया? बाहर के फैक्टर जिसे एक्स्ट्रा सेलर फैक्टर्स कह रहे थे, वह लेकर आ रहे हैं इंट्रासेलुलर चेंजेस। सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर चेंजेस आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टेम सेल का व्यवहार, स्टेम सेल का बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारा डायग्रामेटिकली वापस जो अब तक पढ़ा उसको डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेजेंट किया, जो तय करेगा कि स्टेम सेल को डिवाइड करना है या डिवाइड नहीं करना है। ये सब आस पड़ोस की चीजें तय कर रही है। मीनाक्षी, इस डायग्राम में तो वही सारी चीजें हैं जो कि हमने इन दो स्लाइड में बताई है। फिजिकल मैकेनिज्म, केमिकल मैकेनिज्म, बाहर के सिग्नल। तो ये देखो इस डायग्राम में ये हो गया फिजिकल मैकेनिज्म, यहां से मिल रहे हैं केमिकल मैकेनिज्म्स। और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि ये इंट्रासेलुलर चेंजेस क्या होते हैं। तो इंट्रासेलुलर चेंजेस में क्या हो रहे हैं? या तो साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन हो रहा है, या एपिजेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे यह तय होता है कि स्टेम सेल को डिवाइड होना है या स्टेम सेल को डिवाइड नहीं होना है। क्लियर यहां तक बात?